तो हाँ भाई मेरी जाने मंस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कंसेप्ट भैया। मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही डिमांडेड चैप्टर दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तुम लोगों ने मेरी गांड मार ली कि भैया इस चैप्टर को स्टार्ट करो। बहुत सारे डीएम आया मुझको इस चैप्टर के लिए, तो आज है इस चैप्टर का एपिसोड 1, बेसिक इंट्रोडक्शन। देखो क्लास 11th एंड 12th की बायोलॉजी के अंदर सबसे बड़ा चैप्टर है, तो गंडिया तो तुम्हारी भी फटेगी। धीरे धीरे रिवाइज करते रहोगे तो बच जाओगे। नीट में इस चैप्टर से 8 से 12 एमसीक्यूज तक आ जाते हैं, तो नहीं पढ़ोगे तो नीट में तुम्हारे लमन लग जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर कि भैया इससे कितने लेक्चर्स बनेंगे, क्योंकि ये वाली बात तो भाई मेरे को भी नहीं पता अभी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी गंड मस्ती के। इस चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट ने आपकी गेंद मारी है, तो उनके किए गए कारनामों को याद रखना, क्योंकि इस चैप्टर के साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेल वाले चैप्टर में तुमने इन भाई साहब का नाम सुना होगा, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की 1839 के अंदर। आपको ऑलरेडी पता है ये हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है एक डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनल जिसका नाम होता है न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1839 के अंदर। अब लगभग 30 साल के बाद एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने न्यूक्लियस की गेंद के अंदर झांक कर देखा तो इनको कुछ झाट जैसा दिखा, और क्योंकि ये झाट न्यूक्लियस के अंदर पाई जा रही थी, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इन में पाई जा रही थी, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया न्यूक्लिन। तो देख सकते हो 1839 के अंदर आपने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, तो उसके 30 साल बाद मतलब 1869 के अंदर फ्रेडरिक मिशर नाम के एक साइंटिस्ट ने न्यूक्लिन की डिस्कवरी करी थी, जिसको हम आज बोलते हैं डीएनए। इन भाई साहब ने यह भी बता दिया था कि जो डीएनए होता है दैट इज एसिडिक इन नेचर। तो अगर आप पे क्वेश्चन आए कि बताइए कि एसिडिक नेचर डीएनए का किसने पता लगाया था, तो उसका आंसर जाएगा फ्रेडरिक मिशर। और इसके अलावा एक बात ये भी आपको पता होनी चाहिए कि इन्होंने डीएनए नहीं बोला था, इन्होंने डीएनए को नाम दिया था अभी न्यूक्लिन। बाद में जाके साइंटिस्ट ने थोड़ा सा और इसके बारे में पता किया, तो उन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन से चेंज करके डीएनए रख दिया। अब फ्रेडरिक मिशर के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने न्यूक्लिन का नाम बदल के न्यूक्लिक एसिड रख दिया, उसके एसिडिक नेचर की वजह से। अब इन भाई साहब के अकॉर्डिंग क्योंकि जो न्यूक्लिन था वो एसिडिक नेचर का था, तो उन्होंने इसका नाम बदल के रख दिया न्यूक्लिक एसिड। तो स्टार्टिंग में तो अभी हमने सिर्फ 3 ही साइंटिस्ट पढ़े हैं, रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, फिर फ्रेडरिक मिशर जिन्होंने डीएनए के बारे में पता लगाया था और उसको नाम दिया था न्यूक्लिन, और ये भी पता लगाया था कि जो डीएनए होता है वो एसिडिक होता है नेचर के अंदर। लास्ट आपने ऑल्टमैन भाई साहब के बारे में पढ़ा जिन्होंने न्यूक्लिन का नाम बदल के रख दिया न्यूक्लिक एसिड। अब आओ थोड़ी और चर्चा करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप्स होते हैं। अभी तक आपको पता है कि डीएनए जो होता है दैट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, लेकिन ऑब्वियसली बात है यार, साइंटिस्ट उस टाइम पे हर एक ऑर्गेनिज्म की गंडियां मार रहे थे, तो उनको एक और चीज दिखी जिसका नाम उन्होंने रखा आरएनए। आरएनए जो था वो डीएनए से थोड़ा सा अलग था तो ये भी एसिडिक नेचर का ही, तो उन्होंने इसको भी नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड। लेकिन डीएनए से अलग था, इसलिए न्यूक्लिक एसिड के बन गए 2 टाइप्स, एक का नाम रखा आरएनए और एक का नाम रखा डीएनए। अब आओ जानते हैं आरएनए और डीएनए के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या थे। हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये फुल फॉर्म्स का क्या लॉजिक है ये तो आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर ही पता लगेगा। फिलहाल आपको ये फुल फॉर्म पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन एक बार नीट के अंदर आ रखा है। और एक बात और, हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए, और इवन हमारे अंदर ही नहीं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए ही होता है। लेकिन कुछ गंभीर वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए ना होके आरएनए होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो आरएनए होता है ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है, और किसके अंदर? वायरसेस के अंदर। तो आओ थोड़ी सी चर्चा करते हैं आरएनए के बारे में। देखो साइंटिस्ट का मानना यह था कि अर्थ पे जो स्टार्टिंग के ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए थे उनका जो जेनेटिक मटेरियल था वो डीएनए नहीं था। एक्चुअली उस टाइम पे डीएनए एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उस टाइम पे सिर्फ एक ही जेनेटिक मटेरियल एग्जिस्ट करता था और वो था आरएनए, और आरएनए ही उन सारे ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल हुआ करता था। कब की बात चल रही है? अर्ली एवोल्यूशन की, मतलब जब ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन जस्ट स्टार्ट ही हुआ था। लेकिन ऑब्वियसली यार आरएनए के अंदर ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे डीएनए की फॉर्मेशन हुई, और फिर डीएनए जो था उसने जेनेटिक मटेरियल का काम करना स्टार्ट कर दिया मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स के अंदर। मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर आज जो जेनेटिक मटेरियल देखा जाता है वो आरएनए नहीं है, वो है डीएनए। देखो आरएनए का काम सिर्फ जेनेटिक मटेरियल नहीं था, उसके और भी बहुत सारे फंक्शंस है जो वो आज भी परफॉर्म करता है। आपको ऑलरेडी पता है जो बॉडी है उसके पास होता है डीएनए,
डीएनए के पास कोड होते हैं कि बॉडी के अंदर कौन से प्रोटीन्स बनेंगे और उसकी रेसिपी क्या है, मतलब कौन सा अमीनो एसिड के जोड़ेगा और उस प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है डीएनए। लेकिन इस गंडिया डीएनए की जो भाषा है वो बॉडी समझ नहीं पाती। अगर खाली डीएनए होगा तो इस लंडुए का कोई काम नहीं हमारी बॉडी के अंदर, ये कुछ नहीं कर सकता। डीएनए जो है उसकी भाषा कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ एक इंसान को छोड़ के, जिसका नाम है आरएनए। आरएनए जो होता है वो डीएनए की भाषा समझता है, इसीलिए जो डीएनए होता है वो अपना मैसेज देता है आरएनए को। और क्योंकि डीएनए का मैसेज जो है वो आरएनए के पास चला गया, इसलिए जो ये आरएनए फॉर्म हुआ इसे हम कह देते हैं एमआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। दैट मींस डीएनए की इंफॉर्मेशन आपने एमआरएनए के ऊपर कॉपी कर दी। ठीक है, इसको कुछ आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो तो डीएनए था, उसको फ्रेंच आती थी और आपको आती थी सिर्फ इंग्लिश। तो आपने क्या किया, एक एमआरएनए को बुलाया, इसको फ्रेंच भी आती थी और इंग्लिश भी आती थी। अब होगा क्या, आपका जो डीएनए है वो आरएनए को समझा देगा फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर, आरएनए आपकी बॉडी को समझा देगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। जो एमआरएनए है आप उसके ऊपर अपना मैसेज पहुंचा सकते हो, जिससे वो मैसेज आपकी बॉडी समझ जाए। तो आरएनए का पहला फंक्शन हो गया मैसेंजर, ये एक मैसेज पहुंचाने का काम करता है। और याद रखना, आरएनए का मेन फंक्शन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अगर आप जेनेटिक मटेरियल को देखें तो आज की डेट में ऐसे बहुत ही कम वायरस हैं जिनके अंदर आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। आज की डेट में मैक्सिमम, या मैं बोलूं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए नहीं है, वो डीएनए है। तो आरएनए का जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करना ये तो बहुत ही एक वाहियात फंक्शन है इसका। इसका मेन फंक्शन है मैसेंजर, मतलब वो डीएनए के मैसेज को अपने ऊपर ले लेता है। तो इसी चीज को हम कहते हैं मैसेंजर। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, तो वो आप आगे जाके पढ़ोगे। सिमिलरली अडाप्टर मॉलिक्यूल भी होता है ये, और स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल भी होता है। ये दोनों के दोनों फंक्शंस आप आरएनए के अंदर आगे पढ़ोगे। अभी फिलहाल आप बस समझ जाओ इस चीज को। ऑब्वियसली बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता है उन ऑर्गेनिजम्स की। अगर समराइज करूं तो अर्ली एवोल्यूशन के टाइम पे जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था। अब आरएनए के अंदर कुछ गड़बड़ थी कि जेनेटिक मटेरियल के अलावा कुछ फालतू काम भी करता था, जिसकी वजह से जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ आरएनए की गंडियां बजा दी बॉडी ने। आरएनए को हटा के डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ मेन फंक्शन क्या है आरएनए का, तो आप क्या बोलोगे, जेनेटिक मटेरियल बोलोगे या मैसेंजर बोलोगे? याद रखना मैसेंजर बोलना है। आरएनए का मैसेंजर की तरह एक्ट करना इज द मेन रोल ऑफ आरएनए। अगर आप जेनेटिक मटेरियल मार्क करके आ गए तो मैं गांड फाड़ दूंगा आप लोगों की। ये वाली गलती मैं एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। तो आगे बात करते हैं कि ये आरएनए और डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो बॉडी के अंदर कहाँ पाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आप ध्यान से एक प्रोकैरियोट को देखें, झाट का गुच्छा क्या है, डीएनए। छोटे छोटे झाट के बाल जो हैं ये है आरएनए। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये झाट का गुच्छा और ये छोटे छोटे झाट के बाल दोनों ही कहां प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये क्या था, डीएनए था, और ये क्या था, आरएनए था। तो मैं साफ बोल सकता हूं कि डीएनए एंड आरएनए दोनों ही साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। और सिंपल सा रीजन है क्यों, बिकॉज इनके पास न्यूक्लियस जैसी कोई चीज नहीं होती। वहीं अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं, यूकैरियोट्स के अंदर ये जो आपको डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल दिख रही है ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखें तो झाट का गुच्छा प्रेजेंट है, ये झाट का गुच्छा है डीएनए। ध्यान से देखो तो सिंगल सिंगल झाट के बाल भी प्रेजेंट है जो कि है आरएनए। तो हमको एक बात तो पता चल गई कि डीएनए और आरएनए दोनों ही कहां पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जा रहे हैं। लेकिन आरएनए की गंड मस्ती देखो, ये बनते तो न्यूक्लियस के अंदर हैं लेकिन ये भग जाते हैं साइटोप्लाज्म के पास। तो आपको याद रखना है कि जो आरएनए है वो न्यूक्लियस में तो पाया जा ही रहा है, साथ साथ वो साइटोप्लाज्म में भी पाया जा रहा है। ये क्यों जाते हैं साइटोप्लाज्म में, ये आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर पता चलेगा। फिलहाल आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये बनते कहां पे हैं, ये बनते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और ये भग कहां जाते हैं, ये भग जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये न्यूक्लियस में भी पाए जा रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म में भी पाए जा रहे हैं। डीएनए सिर्फ पाया जा रहा है न्यूक्लियस के अंदर, और आरएनए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर पाया जा रहा है। अब एक क्वेश्चन है, अगर आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा है तो मुझे बताओ, यहाँ पे आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है, तो वो कौन सा पार्ट है जो आरएनए की फॉर्मेशन करता है? लेट्स सी आपको पता है या नहीं पता। और जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसकी गवाही अब आपको एनसीईआरटी देगी। एनसीईआरटी में देखते हैं ये सारी चीजें कहां लिखी हैं। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद एनसीईआरटी कहती है डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दोनों ही टाइप्स हैं न्यूक्लिक एसिड्स के। डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वहीं पे जो आरएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल है कुछ वायरसेस के अंदर। इसका मेन फंक्शन है मैसेंजर की तरह एक्ट करना।
आरएनए के कुछ अदर फंक्शंस भी हैं, जैसे कि अडाप्टर मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल और कैटालिटिक मॉलिक्यूल, जो कि आप आगे पढ़ोगे। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी कहती है कि जो डीएनए है वो एक एसिडिक सब्सटेंस है जो कि प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करा था फ्रेडरिक मिशर नाम के एक साइंटिस्ट ने 1869 के अंदर। और इन्होंने इसका नाम डीएनए नहीं रखा, इन्होंने इसका नाम रखा था न्यूक्लिन। और इसी के बाद एक और साइंटिस्ट आए थे ऑल्टमैन, जिन्होंने न्यूक्लिन का नाम बदल के रख दिया था न्यूक्लिक एसिड। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसकी गवाही आपको एनसीईआरटी चीख चीख के दे रही है। आओ देखते हैं आपको कितना समझ में आया। आओ ज्वाइन करते हैं कंसेप्ट भैया की अदालत और टेस्ट करते हैं कि आपको कितना समझ में आया। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड्स मिलेंगे। पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और आगे बढ़ते चलो। पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मेन फंक्शन क्या होता है आरएनए का। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आरएनए का मेन फंक्शन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, अडैप्टर मॉलिक्यूल होना ये भी नहीं होता, कैटालिटिक रोल भी नहीं होता। उसका मेन फंक्शन होता है मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे पहले डीएनए को किसने आइडेंटिफाई करा था न्यूक्लियस के अंदर और उसका नाम रख दिया था न्यूक्लिन। तो ये वाला कारनामा फ्रेडरिक मिशर ने करके दिखाया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्रेडरिक मिशर, जिन्होंने डीएनए की डिस्कवरी करी थी। एंड एट लास्ट हमारे पास आते हैं ऑल्टमैन, जिन्होंने न्यूक्लिन का नाम बदल के रख दिया था न्यूक्लिक एसिड। तो अगर ऑप्शंस देखे जाएं तो सबसे पहले 2, फिर आ रहे हैं 3rd, फिर आ रहे हैं फर्स्ट वाले साइंटिस्ट। तो 2, 3, 1, आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। ये आरएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ वायरसेस के अंदर। आरएनए इज ओनली अ मैसेंजर मॉलिक्यूल, अगेन गलत स्टेटमेंट है। मैसेंजर हो गया, कैटालिटिक रोल्स हो गए, अडैप्टर मॉलिक्यूल हो गया, ये कुछ अदर फंक्शंस होते हैं जो कि आरएनए परफॉर्म करता है। आरएनए मे एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, जो कि एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। डीएनए परफॉर्म्स कैटालिटिक फंक्शंस, नो, आरएनए परफॉर्म करता है कैटालिटिक फंक्शंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लिक एसिड नाम किसने रखा था न्यूक्लिन का, उसके एसिडिक नेचर की वजह से। तो इसका सिंपल सा आंसर चला जाएगा ऑल्टमैन। ये कारनामा इन्होंने ही करके दिखाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आरएनए किसके अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स नो, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो डीएनए काम करता है जेनेटिक मटेरियल की तरह। सम वायरसेस एकदम करेक्ट आंसर है, बैक्टीरिया ओनली भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन समाप्त होते हैं आपके लिए। थैंक यू एंड सपोर्ट करते रहिए कंसेप्ट भैया को। और देखो यार, ये पहली वीडियो थी, मैं चाहता हूँ कि प्लीज मुझे आप जेन्युइन सजेशंस दो कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको क्या पसंद नहीं आया और क्या पसंद आया। क्या मैं चेंजेस ला सकता हूँ वीडियो के अंदर जिससे आपकी और ज़्यादा हेल्प हो जाए। अगर आपकी ये वाली ख्वाहिश है कि पीवाईक्यूज भी ऐड करूँ तो उसकी चिंता मत करो, पीवाईक्यूज साथ साथ ऐड करता रहूँगा मैं, कोई वरी नहीं है उस चीज़ की। सारे पीवाईक्यूज आपके क्लास के अंदर ही खत्म हो जाएंगे, जो भी पीवाईक्यूज आपको करने हैं। नोट्स ज़रूर बनाना। एंड बायोलॉजी के अंदर आपको कोई भी पीवाईक्यू की अलग से बुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पीवाईक्यूज को मैं लेक्चर के अंदर ही इंटीग्रेट कर दूंगा। ट्रस्ट करते हो अपने भैया पे तो अच्छी बात है। एंड इसके अलावा मैंने आपके लिए सोचा है कि जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज हैं या फिर क्वेश्चंस जिनसे मैं एमसीक्यूज बना सकता हूँ, उनको भी मैं यहीं पे ऐड कर दूंगा, जिससे आपको अलग से एग्जाम्पलर भी सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। बस एक ही ख्वाहिश है कि सपोर्ट करते रहिए कंसेप्ट भैया को, क्योंकि साथ दोगे तो हम और बड़ा करके दिखाएंगे। तो आज का एपिसोड समाप्त होता है। थैंक यू सो मच यहाँ तक रुकने के लिए।